नमस्कार। आज हम राज्य में सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी व्यापारिक फसलें उगाई जा रही है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि राज्य में सिंचाई की किस प्रकार की व्यवस्था है, राज्य में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई से तात्पर्य क्या होता है या सिंचाई किसे कहा जाता है। सिंचाई से तात्पर्य है कि फसलों को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने से है। जब वर्षा होती है वो प्राकृतिक रूप से फसलों को जल पिलाने की क्रिया होती है उसमें, लेकिन जब वर्षा नहीं होती या किसी कारण से जो फसलें हैं उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जब उनको फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी पिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे सिंचाई कहा जाता है। यदि राजस्थान की बात करें तो राज्य की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु है और लगभग 60% भाग जो है वो मरुस्थलीय दशाओं वाला है। मरुस्थलीय दशाओं वाला है अर्थात यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो बहुत ही कम है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या है, अधिकांश कार्यशील जनसंख्या है, उसका लगभग 70 से 80% जो भाग है वो कृषि कार्य पर डिपेंड है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से जो हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर है और कृषि जो है यदि मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को, तो जब वर्षा अधिक होती है, अच्छी होती है, तब ऐसी स्थिति में फसलों की उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन जब वर्षा नहीं हो पाती तो फसलों का उत्पादन गिर जाता है और फसलों का उत्पादन गिरने के साथ ही जो अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, विकास की जो दर है वो भी धीमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना या सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऐसी दशाओं में हम देखते हैं कि राज्य की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो इसी प्रकार की है कि जिसमें वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय दशाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। अर्थव्यवस्था भी हमारी कृषि कार्य पर ही निर्भर करती है, या ऐसे कह सकते हैं कि राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। तो ऐसी स्थिति में फसलों में सिंचाई करना और उत्पादन बढ़ाना जो है आवश्यक हो जाता है। यदि राज्य में सिंचाई के साधनों की बात करें तो राज्य में 3 प्रकार की सिंचाई साधन है जिनसे सिंचाई की जाती है। फर्स्ट जो है वो है कुएं एवं नलकूप, सेकंड जो है वो है नहरें और थर्ड तालाब। सबसे पहले बात करते हैं कुएं एवं नलकूप के बारे में। राज्य में सबसे अधिक सिंचाई जो है कुओं से और नलकूपों के माध्यम से होती है। लगभग 63%, यदि हम कह सकते हैं लगभग 2/3 भाग जो है वो कुओं और नलकूप से सिंचित होता है। राज्य में कुओं और नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, नागौर, अलवर, करौली यानी जो पूर्वी की जो ज़िले हैं इनमें जो है कुओं से और नलकूप से अधिक सिंचाई की जाती है, क्योंकि मैदानी भाग है तो यहाँ पे कुएं जो है आसानी से खोदे जा सकते हैं। दूसरा साधन जो है वो है नहरें। जल परिवहन और स्थानांतरण का ये मानव निर्मित संरचना, नहरों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है जैसे, और इसका प्रयोग जो है परिवहन में भी किया जाता है। नहर शब्द से ऐसे जल मार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य ने इसे बनाया है। और मुख्य रूप से नहर का जो प्रयोजन ये होता है कि खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर है तो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सतलुज और जो व्यास नदी है वे राजस्थान में नहीं है, राज्य से काफ़ी दूर है के राज्यों में है, लेकिन वो जल जो है वो नहर के माध्यम से सतलुज और व्यास नदी का जो जल है वो हमारी फसलों को प्राप्त हो जाता है। तो इसका नहर जो है वो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती है और राज्य के लगभग 33% भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। अगला साधन है सिंचाई का जो कि है तालाब। तालाब जो है वो राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा इन जिलों में तालाब से सिंचाई की जाती है। और तालाबों से सिंचाई राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसलिए की जाती है कि यहाँ का जो धरातल है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो
जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है, ये पठारी भाग है। और पठारी भाग जो है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, कठोर है, पथरीला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुएं खोदे जाना संभव नहीं हो पाता। और तालाब के लिए आदर्श दशाएं इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो भूमि जो है उसमें कठोर है और मृदा जो है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जल है वो रिस कर नीचे नहीं जा पाता। तो इस वजह से तालाब के लिए भी आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है। इनसे राज्य की लगभग 4% कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की जाती है। आगे हम देखते हैं कि राज्य में सिंचाई का महत्व है। यदि सिंचाई क्यों आवश्यक है, सिंचाई से राज्य में किस प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। राज्य की जलवायु अर्धशुष्क है, अभी हमने बात की। पश्चिमी भाग, विशेषकर जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। अभी हमने बात की थी कि राज्य कृषि प्रधान राज्य है और अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। राज्य में वर्षा का आगमन जो है वो काफ़ी अनिश्चितता से भरा हुआ है। अनिश्चितता से इस प्रकार से कि राज्य में सबसे अंत में लगभग जुलाई या 15 जून के बाद में ही जो है वो मानसून आ पाता है, और जबकि मानसून का प्रत्यावर्तन जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में वर्षा जो है उसका अनिश्चितताएं बनी रहती है। इसके अलावा अनावृष्टि, अल्पवृष्टि की समस्या पाई जाती है। कई बार जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पे तो ये स्थिति हो जाती है कि 4 से 5 साल तक ये स्थिति हो जाती है कि वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, या वर्षा बहुत ही नगण्य होती है, एकदम अल्प होती है, जिससे जो फसलें उगाना संभव नहीं हो पाता। तो इन वर्षा की अनिश्चितताओं से बचने के लिए भी फसलों में सिंचाई करना आवश्यक होता है। कृषि में हरित क्रांति जो कि 1965-66 के दशक में आई, तो उसके बाद ऐसे बीजों का, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, तो ऐसे बीज विकसित किए गए जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इन बीजों को जब उगाया जाता है तो उनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और राज्य में वर्षा की मात्रा कम है। तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त पानी जो है वो सिंचाई के माध्यम से ही दिया जा सकता है। कृषि में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलों पर भी बल दिया जाने लगा है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य के कृषक हैं उनमें भी जागृति आई है। तो वे जो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलों की तरफ भी उन्मुख हुए हैं, उनकी तरफ जो उनका रुझान जो है बढ़ा है। तो और इन फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, व्यापारिक फसलों को, तो इन फसलों के लिए भी सिंचाई आवश्यक हो जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे मानव ने विकास किया है, सुविधाओं का विकास हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है, तो जन्म दर जो है जो उसमें नियंत्रण किया गया है, मृत्यु दर जो है उसको नियंत्रित किया गया है। और इस वजह से क्या है कि जो जनसंख्या है वो क्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है, और आवश्यकता बढ़ती है, उस खाद्यान्न जो है उसकी एक ये कह सकते हैं कि आधारभूत आवश्यकता है। तो उस आधारभूत आवश्यकता को पूरी करने के लिए, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। और उत्पादन तभी संभव है जबकि फसलों के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो, जो कि सिंचाई के द्वारा पॉसिबल है। इसके अलावा बात करें आत्मनिर्भरता की, तो आत्मनिर्भरता के लिए भी कृषि उत्पादन जो है वो वृद्धि आवश्यक है। वरना क्या, यदि आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से क्या है वो अनाज को आयात करना पड़ेगा। जो आयात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए कृषि में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है वो सिंचाई आवश्यक है। क्योंकि बारानी कृषि जो कि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, उससे कृषि में तेज़ी से उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। इसके अलावा राज्य का जो पश्चिमी भाग है जो कि 60% मरुस्थलीय भाग है, वो अंतःवाह का क्षेत्र है, यानी अंतःवाह का क्षेत्र है, जिसकी वजह और प्लस यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में इस भाग में यदि कृषि करनी है तो सिंचाई की आवश्यकता होगी ही। अब हम राज्य में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं संचालित है। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जो राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसे प्रदेश की जीवन रेखा मुरुगंगा भी कहा जाता है।
और पहले इसका नाम राजस्थान नहर था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर जल परियोजना जो है यानी IGNP का जो मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, हमारी राजधानी जो। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था रावी तथा व्यास जो नदियां हैं उनका जो अतिरिक्त जल है उसको काम में लिया जा सके। और इस नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर यानी जो एक जगह है उसमें सतलुज व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया। और नहर निर्माण कार्य का जो शुभारंभ जो है वो तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया था और 1961 में ये सिंचाई योजना प्रारंभ हो गई। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नहर से राज्य के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस स्लाइड में आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना दिखाई जा रही है जो कि राज्य के कौन कौन से जिलों में, जिसमें कि ये सतलुज नदी और व्यास नदी का जल संगम है, वहाँ पे हरिके बैराज दिखाया गया है। हरिके बैराज से आगे ये जहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती वहाँ तक राजस्थान फीडर है जो कि जिसमें कि जल संग्रहित होता है। और उसके आगे ये नहर दिखाई गई है जो कि आगे जैसलमेर में मोहनगढ़ तक है और मोहनगढ़ से आगे इसको और बढ़ा दिया गया है, गड्डर और बाड़मेर तक इसको कर दिया गया है। इससे अलग अलग लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, शाखाएं हैं जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। अगली है गंग नहर। ये राज्य की पहली नहर सिंचाई परियोजना मानी जाती है। सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण द्वारा सतलुज नदी का पानी राजस्थान में लाने के लिए 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर तथा पंजाब राज्यों के बीच सतलुज नदी घाटी समझौता हुआ। यानी ये जो परियोजना है वो जो स्वतंत्रता से पूर्व की परियोजना है। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेड बॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई और उन्हीं के नाम पर इसको गंग नहर कहा जाता है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह ने फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलुज नदी से निकालकर किया था। और इस जो मुख्य नहर की लंबाई 137 किलोमीटर है और इस नहर से राज्य के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है। अगली है गुड़गांव नहर। यह हरियाणा राज्य में है लेकिन इससे भरतपुर जिले की जो कामा और डीग तहसील है इनमें 28,200 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। अगली है भरतपुर नहर। यह नहर 1964 में बनाई गई थी और ये पश्चिमी यमुना से निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है जिसमें 16 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में है तथा शेष ये राज्य के भरतपुर जिले में है। और इस नहर की शाखाओं सहित लंबाई 64 किलोमीटर है और इससे मुख्यतः जो भरतपुर जो जिला है उसकी जो तहसीलें लाभान्वित होती है। आगे बात करते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देश्य वाली होती है, इनसे सिंचाई तो की जाती है प्लस बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल परिवहन, जल विद्युत का उत्पादन, पर्यटन, मत्स्य उत्पादन, विभिन्न कार्यों या विभिन्न उद्देश्यों से इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। राज्य की प्रमुख जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं जो है वो निम्नलिखित है। भांकड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, व्यास परियोजना, जाखम परियोजना, जवाई बांध, नर्मदा परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, नौहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, मेजा बांध परियोजना, इसरदा परियोजना। ये राज्य की कुछ मुख्य बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जो अगला लेक्चर है उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।